Assalamu alaikum students, this is Rafiq Ahmed and you're watching Ahmed Academy YouTube channel. Hey guys, I am here before you with another important topic for NUST entrance test. बाकी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, लेकिन NUST entrance के लिए स्पेशली ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो सिस्टम आ जाते हैं, एक नॉन होमोजेनस, एक होता है होमोजेनस। अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऐसी दिखती है एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी इज इक्वल टू डी, लेट्स से where a b c and d are the constants, they are non zero constants, नॉन ज़ीरो रियल नंबर हो कोई भी, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है, ये लीनियर इक्वेशन जो कहलाएगी वो कहलाएगी नॉन होमोजेनियस, वेयर ए एक्स वाई एंड जी आर द वेरिएबल्स। और अगर यहाँ पे ये डी ज़ीरो हो जाए, यानी कि एक्चुअली इक्वेशन हो जाए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड होमोजेनियस। और यहाँ पे अगर डी ज़ीरो नहीं था तो तब इस इक्वेशन को हम क्या बोल रहे थे, नॉन होमोजेनियस। ओके, सो इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। तो हमारे पास अगर तीन इक्वेशंस हो, एक इक्वेशन थी तो हमने इसको बोला था कि होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। जब तीन नॉन होमोजेनियस एक साथ आएंगी तो उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन या नॉन होमोजेनियस सिस्टम। तो इस तरह अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 हो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 हो, और तीसरी इक्वेशन हो a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ये हमारे पास हो, वेयर d1 d2 d3 आर इंट इक्वल टू ज़ीरो, दे आर नॉन ज़ीरो। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम हो जाता है। और इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में, इन अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो किस तरह लिखते हैं, लाइक वी हैव ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। जनरली तो ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन नाम देना आपकी मर्ज़ी है। तो मैं बी नहीं, यहाँ पे डी लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे D1 D2 और D3 मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है, ए एक्स और डी जो है तीन मैट्रिक्स होते हैं। ए मैट्रिक्स इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। ए मैट्रिक्स इनके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है। और वेयर एक्स जो है एक कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल्स का, जिसमें एक्स वाई और जेड होंगे। और डी जो है, दिस इज़ अगेन अ कॉलम मैट्रिक्स दैट इज़ राइट ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, राइट ऑफ द इक्वलिटी। तो अगर इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स की लैंग्वेज में लिखें, मैट्रिसेस की लैंग्वेज में अगर इसको लिखें, तो ये हमारे पास हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 और B3 C1 C2 C3, इसके साथ एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जी, जो कि एक्स था हमने लिखा था, मतलब इसको हम कंसीडर करेंगे ऐसे। ये जो हमारे पास है, ये एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। और ये जो हमारे पास है, दिस इज़ एक्स मैट्रिक्स। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा D1 D2 एंड D3, ये हमारा डी मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब ओवरऑल हमने क्या लिखा है, ए इंटू एक्स मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमने सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह अगर D1 D2 D3 ज़ीरो हो जाएं, मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्चुअली ज़ीरो हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम हो जाएगा, राइट। सो इनको फर्दर आगे डिस्कस करने के लिए, अब होमोजेनियस हो या नॉन होमोजेनियस हो, दोनों में यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस वगैरह वाले केसेस बनते हैं। तो
एक्चुअली फंडा यहाँ से शुरू होता है। तो आप खुद से सोचो, अगर हमारे पास दो लाइन्स हो, अगर हमारे पास सिर्फ दो लाइन्स हों, दैट आर वी हैव लाइक a1x प्लस b1y plus c1 is equals to 0 and we have a2x plus b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं। इन दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपका क्या ख्याल है कि इनका सॉल्यूशन कब पॉसिबल होगा, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे? तीन केसेस इसमें बनेंगे, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और यूनिक यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन क्या होगा। मैथमेटिकली भी देखेंगे, पहले ग्राफिकली देख लें। अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इनका जो है एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट जो है दैट इज़ देयर सॉल्यूशन। इफ़ दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, it means if they are parallel only parallel, ठीक है, ये कोइंसिडेंट नहीं है, सिर्फ पैरेलल हों तो तब ये पैरेलल लाइंस तो कभी मिलती नहीं है, पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर। ओके, सो नो सॉल्यूशन विल बी देयर व्हेन द लाइंस आर पैरेलल ओनली। एंड थर्ड केस जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी अगर एक लाइन ऐसी हो दूसरी लाइन उसके ऊपर ही गिर जाए, मतलब एक्चुअली आइडेंटिकल लाइंस आ जाएं, तो ये हर जगह पे मिलते रहेंगे ना, राइट, ये हर जगह पे मिलते रहेंगे तो इनका सॉल्यूशन जो है, तो इनके जो सॉल्यूशन हर जगह पे मिलते रहेंगे मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे जब वो इन द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हम इनको जो है वैसे लिख लेते हैं। अब मैथमेटिकली लिख सकते हैं, अब इनको मैथमेटिकली लिखेंगे। ये हम अब थोड़ा देख रहे हैं, ये जो भी सिस्टम है अभी हमारे पास ये होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि राइट साइड पे ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, ये अभी जनरल अप्रोच है, मेन जो डिस्कशन है वो आगे शुरू होगा इंशाल्लाह। ये तो वैसे ही ये आपको पहले ही पता है, जस्ट रियलाइज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, सो तीन आपने केसेस लिख लिए, इनको हम मैथमेटिकली लिखेंगे। जब आपके पास स्लोप ऑफ लाइन वन क्या था, दैट वाज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन वन जो था, यानी कि इनका जो रिलेशन होता है कि लाइंस पैरेलल कब होती हैं, -a1 अपान में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपान में b2। ये तो डायरेक्ट है, लेकिन आया कहाँ से ये भी देख लेते हैं कि जो लाइन वन थी उसका स्लोप क्या था, उसका स्लोप था माइनस ऑफ a ओवर b, और ये बराबर दूसरी लाइन के स्लोप के बराबर आ जाए तो दूसरी लाइन का जो स्लोप था दैट वाज माइनस ऑफ a2 डिवाइडेड बाय b2। रीअरेंज करके लिखेंगे तो नेगेटिव साइन में कैंसिल होकर और a वाले a की तरफ ले जाओ, a1 अपान में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपान में b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इट मीन्स दे आर पैरेलल में नो सॉल्यूशन। तो आप डायरेक्ट रिपोर्ट आंसर कर सकते हैं इस तरीके से भी। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ क्वेश्चन हम अगली वीडियो में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो ये टेक्निक यूज़ करके भी हम अपना आंसर निकालेंगे कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या व्हाट। और अगर ये बराबर नहीं है, स्लोप बराबर नहीं है, इसका मतलब द लाइन्स स्लोप जब बराबर नहीं होता, व्हेन द लाइन्स आर नॉन पैरेलल, जब नॉन पैरेलल लाइन्स होती है तो दे मस्ट मीट ईच अदर। ये कभी ना कभी किसी भी डिस्टेंस पे जाके किसी भी पॉइंट पे जाके ज़रूर मिलती है। जब दो लाइंस का स्लोप बराबर नहीं होता तो वो कहीं पे भी जाके मिलते हैं। तो जब आपका स्लोप यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी कि जी a1 अपान में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, इट मीन्स दे आर नॉन पैरेलल, मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग एट सिंगल पॉइंट। ओके, और अगर कॉन्सिडेंट लाइन्स हो तो कॉन्सिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है
कि जी A1 अपान में A2 इज इक्वल टू B1 अपान में B2 इज इक्वल टू C1 अपान में C2 अगर आ जाता है तो ये कॉन्सिडेंट लाइंस की कंडीशन है। कॉन्सिडेंट लाइन मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर एक्चुअली आ जाती है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इस कंडीशन में बनते हैं हमारे पास। ओके, अब बातें हमारे एक्चुअली नॉन होमोजीनियस, मतलब ये तो जनरल डिस्कशन था। अब अगर हम फर्दर देखें कि जी मतलब अभी और एक डिस्कशन है नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस वर्सेस होमोजीनियस का अभी भी फर्दर डिस्कशन। ये तो अभी तक जो क्या वो जो जनरल था, लेकिन अगर मैट्रिसेस फॉर्म में हो तो उसके हिसाब से कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास अगर कोई नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, अगर हमारे पास कोई नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, उसमें अगर एफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि जो तीन इक्वेशंस बन रही थी हमारी इन जनरल, अगर तीन इक्वेशन जो मैंने पहले लिखी थी A1x प्लस B1 वाई प्लस C1 जेड इज इक्वल टू D1, और दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी थी A2x प्लस B2 वाई प्लस C2 जेड इज इक्वल टू D2 एंड सो ऑन, तीन इक्वेशंस लिखी थी। उनमें ए क्या था, दैट वाज द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट वाज मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। सो ए का मैग्नीट्यूड यानी उन डिटर्मिनेंट, उन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट से बना था मैट्रिक्स, उसके डिटर्मिनेंट का, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो एक्चुअली अगर ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन होमोजीनियस सिस्टम में, ठीक है। अगर आपका मैग्नीट्यूड सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो ज़ीरो के बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट केस 1 और केस 2, अगर डिटर्मिनेंट जो वो एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो है, इट मीन्स द सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, डिटर्मिनेंट ज़ीरो है और सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहा है, इसका मतलब कि द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, राइट। अब हम थोड़ा एक और डिस्कशन है हमारे पास इचेलॉन फॉर्म और इचेलॉन फॉर्म या रैंक की मदद से इनको कैसे करेंगे, ठीक है। इचेलॉन फॉर्म तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो अगले लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन मैं अभी के लिए ये कंसीडर कर रहा हूँ कि इचेलॉन फॉर्म और रैंक वगैरह आपको आते हैं। तो जो मेथड है हमारे पास, कंसीडर है नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम, जिसमें हमारे पास जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे दैट विल बी लाइक, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है नॉन होमोजीनियस में। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशंस, ये तीन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा। आप डिटर्मिनेंट के हिसाब से भी कर सकते हो, डिटर्मिनेंट निकालो जी। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है। दूसरी बात थोड़ा डिस्कस करने दो कि इफ़ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए थी उसकी जो रैंक है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वो एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, और कोई फॉल्स स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, एंड देयर नो फॉल्स स्टेटमेंट एग्जिस्ट्स, नो फॉल्स स्टेटमेंट इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और जो आपकी कोई फॉल्स स्टेटमेंट वहाँ पे लाई नहीं कर रही, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है। और जो सॉल्यूशन यूनिक आएगा, और सिस्टम कौन सा होगा, उस सिस्टम को, जिस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन आता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस में उस सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम।
जो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक यूनिक सोल्यूशन होता है, एक इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं। यूनिक सोल्यूशन वाला हमने केस देख लिया। जो कंसिस्टेंट सिस्टम का जो दूसरा होता है दैट इज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी रैंक, फर्स्ट पॉइंट, अगर आपकी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, व्हेन रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, और कोई मैट्रिक्स नहीं, ए मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था, कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट से जो बना था, उसका जो रैंक है लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल से, और कोई नो फॉल्स स्टेटमेंट एग्जिस्टिंग देयर, नो फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसका मतलब द सिस्टम इज consistent but having infinite many solutions. Okay, the third one is no solution. ये किस लिए बता रहा हूँ, जब आपके पास दो वेरिएबल और दो इक्वेशन हो तो बेहतरीन बेस्ट अप्रोच क्या है, बेहतरीन अप्रोच वही है जो हमने स्ट्रेट लाइन वाली अप्रोच रखी थी, दैट्स इट। बट अगर तीन वेरिएबल्स में कोई क्वेश्चन दिया गया है, तीन वेरिएबल्स एंड तीन इक्वेशन वाला कोई क्वेश्चन है, कोई सिस्टम है, तो उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप। पहले तो जो मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन, और ये यहाँ पे रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर हो फिर भी यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तीसरा, आप इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो और नो फॉल्स स्टेटमेंट इज एग्जिस्टिंग देयर, देन द सिस्टम इज सेइंग टू बी कंसिस्टेंट स्टिल, और जो सोल्यूशंस होंगे हमें वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे। The third is no solution, where rank of matrix A is less than number of variables, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट फॉल्स स्टेटमेंट, डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये फॉल्स स्टेटमेंट कैसे एग्जिस्ट करेगी, इसका क्या मतलब होता है, अगले लेक्चर में जब हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉल्स स्टेटमेंट का क्या मतलब है। अगर और जहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में नो सॉल्यूशन होता है, और ये दिस इज़ द टाइप ऑफ इनकंसिस्टेंट सिस्टम जहाँ पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्टिंग, देयर इज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो और जो कोई ना कोई फॉल्स स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही हो वहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर है अभी तक। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में देख लेंगे। बाकी नेक्स्ट हमारे पास है अगेन होमोजीनियस सिस्टम। अब होमोजीनियस सिस्टम में दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, या तो ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है या तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस सिस्टम में ट्राइवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होते हैं। जो ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है उसमें अगेन मतलब होमोजीनियस सिस्टम क्या है कि जो A1, ये जो डिटर्मिनेंट है आपका, सॉरी, ये जो मैट्रिक्स लिखे थे A1x प्लस B1y प्लस C1z, जो भी लिखा था हमने, तो उसके राइट साइड में तीनों जीरो आ जाएं, तभी तो ये होमोजीनियस था, ऑलराइट। तो ट्राइवल सॉल्यूशन में होमोजीनियस के लिए पहले तो राइट साइड पे जीरो होता है होमोजीनियस के लिए, और ट्राइवल सॉल्यूशन नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होमोजीनियस में होती हैं, इसलिए राइट साइड पे ज़ीरो, ठीक है। एंड देन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए, ट्राइवल सॉल्यूशन, फॉर ट्राइवल सॉल्यूशन अगेन, अगर आपका determinant of A is not equal to 0 then the system is having the trivial solution. अब the trivial solution का क्या मतलब है, it means trivial solution means, here trivial solution means the system has only one and one solution, ठीक है। I कुछ हो सकता है कि लाइक x इज इक्वल टू 0 हो जाए, y इज इक्वल टू 0 हो जाए, या z इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाए। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, होमोजीनियस सिस्टम में,
और इसकी कंडीशन क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर आ जाए तो नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आर एग्जिस्टिंग देयर। यहाँ पे थर्ड केस क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसमें राइट साइड पे ज़ीरो है। जब आपकी तीन इक्वेशंस बन रही हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू ज़ीरो। सॉरी, तो यहाँ पे ये d1 d2 d3 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए होमोजीनियस के लिए, राइट। होमोजीनियस के लिए यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो आना चाहिए। तो इसमें हमने देख लिया क्योंकि दोनों साइड ज़ीरो है, इसका मतलब तीनों इक्वेशंस में तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं और ये 3D प्लेन है, ऐसा समझो, ठीक है, क्योंकि तीन वेरिएबल्स हैं, 3D प्लेन है। और इनमें हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइंस में कि अगर किसी भी लाइन या किसी भी ग्राफ की किसी भी फंक्शन की इक्वेशन में अगर कोई आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन, उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन में से पास करता ही करता है। तो यहाँ पे 3D है, 3D प्लेन है हमारे पास, उसका भी कोई ओरिजिन होगा। तो इसमें देखें तो कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं। अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट मीन्स दे आर ऑलवेज दीज थ्री लाइन्स आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट तो कर ही रही है ना। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसमें जो है ना, मतलब ये नो सॉल्यूशन, आई मीन टू से कि नो सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा हमें। नो सॉल्यूशन तब था जैसे हमने 2D में सोचा था, 2 लाइन्स में सोचा था कि लाइन्स पर पैरेलल मीट ही नहीं कर पा रही थी और उसमें कांस्टेंट्स थे। यहाँ पे कांस्टेंट्स नहीं है, इसका मतलब कि ये 3D प्लेन के ओरिजिन में से पास हो रहे हैं। अब पास हो रहे हैं तो यहाँ पे जो है नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आएगी नहीं यहाँ पे होमोजीनियस में, ठीक है। बाकी अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है होमोजेनियस सिस्टम में, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन द सॉल्यूशंस आर ट्राइवियल सॉल्यूशन या फिर कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल दे दी, x इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो या z इज इक्वल टू ज़ीरो। आई होप फॉर नाउ इट्स इनफ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। Okay, so I hope this is clear with you guys and this will help you a lot inshallah। अगर कोई नहीं आता, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन जब करेंगे तो वो काफ़ी होंगे NET लेवल तक। सो मुझे दीजिए तब तक इजाज़त और अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।